हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का चैप्टर 7 जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि इसमें हमें लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सुरक्षा का अर्थ और पारंपरिक धारणा जो जिसमें है बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा, अपारंपरिक धारणा, खतरे के जो नए स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सहयोग मूलक सुरक्षा और भारत की सुरक्षा रणनीतियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। तो सुरक्षा का अर्थ है खतरे से आज़ादी। तो मानव के अस्तित्व को और उसके जीवन को हमेशा खतरा रहता ही है, और जब हम घर से निकलते हैं तो खतरा मंडराने लगता है हमारे सर पे, और घर के अंदर भी खुद को सुरक्षित समझना भूलें। और तो ऐसे में जो खतरे हैं उनको हम खतरा नहीं मानेंगे, जो ऐसे खतरे हैं हम उन खतरों को सुरक्षा के लिए खतरा मानेंगे जो जीवन के जो केंद्रीय मूल्य है उसको खतरा हो, जैसे कि व्यापक खतरे, गंभीर खतरे, आतंकवाद, भूकंप, ये सब। अब हम देखते हैं कि जो सुरक्षा है उसकी अवधारणा। तो सुरक्षा के दो पारंपरिक धारणा है और एक अपारंपरिक धारणा है। जो पारंपरिक धारणा उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। तो पहला है कि बाहरी सुरक्षा क्या होती है। तो सैन्य खतरे को ज़्यादातर खतरनाक माना जाता है। तो खतरे का स्रोत कोई दूसरा देश होता है। इसमें सिर्फ सैनिकों को नहीं मारा जाता बल्कि आम नागरिकों को भी मारा जाता है, और इसके जो सैन्य हमले से किसी देश की सरकार का हौसला भी तोड़ा जा सकता है। बाहरी सुरक्षा में हमें खतरा पड़ोसी मुल्क से होता है। हमें पता होता है कि पड़ोस का कौन सा देश ज़्यादा ताकतवर है, अर्थात हमें किससे खतरा है। टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि हमें खतरा देश की सीमा की जो रेखा है उसके अंदर से ही होता है, जैसे कि गृह युद्ध, देश के अंदर रक्तपात, नस्लवाद, धर्म युद्ध, हिंसा, समुदाय में झगड़ा, अलगाववाद। तो जो आंतरिक खतरे हैं वो ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं क्योंकि इसमें जो ज़्यादा लोग मरते हैं, और इन घटनाओं से जो देश के अंदर समस्या है वो उत्पन्न होती है और जो देश है वो भी कमज़ोर होता जाता है। ऐसे में जो बाहरी ताकत है या बाहरी देश है उनको हमला करने का मतलब कि मौका मिल जाता है, आक्रमण करने का। तो सुरक्षा के जो पारंपरिक उपाय या तरीके या सुझाव कुछ भी कहो वो क्या क्या हैं। तो इसके हैं कि हिंसा का इस्तेमाल कम करना चाहिए, हमें न्याय से युद्ध होना चाहिए, और जो युद्ध है वो उचित कारणों मतलब कि उचित कारण होना चाहिए, आत्मरक्षा, दूसरों को जनसंघात से बचाने हेतु होना चाहिए, और युद्ध साधनों का भी सीमित प्रयोग होना चाहिए। युद्ध सेना को निहत्थे व्यक्ति, आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को नहीं मारना चाहिए, और जो बल प्रयोग तभी करें जब सारे उपाय असफल हो जाएं। युद्ध के लिए तैयारी हमेशा से रहना चाहिए। अब ये जो पारस्परिक सुरक्षा नीति है उसके तत्व कौन से हैं। तो पहला है अपरोध। तो जिस सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की संभावना को कम करने के लिए होता है उसको अपरोध कहते हैं। अभिरक्षा, जिसका संबंध उसको सीमित या समाप्त करने का होता है उसको रक्षा कहते हैं। अभिगठबंधन, तो इसमें कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने और उससे रक्षा के लिए मिलकर कदम उठाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसमें जिसका नाम है शक्ति संतुलन। तो पड़ोसी देशों में कुछ देश मतलब कि ताकतवर हैं तो कुछ देश कमजोर हैं। तो ऐसे में हमें अंदाजा हो जाता है कि भविष्य में हमें किस देश से खतरा हो सकता है, और ऐसे में हम हर देश अपनी ताकत को बढ़ाता है और ताकतवर देश के बराबर होने पर प्रयास करता है। तो जब वह ताकतवर देश के बराबर हो जाता है तो यही शक्ति संतुलन कहलाता है। अब एक सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है, हमने अभी तक पारंपरिक धारणा के बारे में पढ़ा है, अभी हम अपारंपरिक धारणा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें केवल सैन्य खतरा ही नहीं बल्कि इसमें मानवता को नुकसान पहुंचाने वाले खतरों तथा आशंकाओं को भी शामिल किया जाता है। अब इस अवधारणा को मानवता की सुरक्षा और विश्व की रक्षा कहा जाता है, जैसे कि हिंसा, खून खराबा, अकाल, महामारियाँ, आपदाएं, ग्लोबल वार्मिंग, आपदाएं मतलब कि आतंकवाद और बीमारियाँ। अब सहयोग मूलक सुरक्षा ये क्या होता है। तो अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की बजाय आपसी सहयोग की जरूरत होती है। तो हर जगह हर खतरे में नए कार्यवाही से समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। आतंकवाद तथा मानवाधिकारी की रक्षा में सैन्य शक्ति की भले जरूरत नहीं हो, मतलब कि उसमें सेना की क्या जरूरी है। अब कहीं पर आतंकवाद होगा मतलब कि वो होगा वो अकाल वगैरह, तो उसमें सेना क्या कर लेगी। तो लेकिन गरीबी मिटाने हेतु जो तेल, धातु है, प्रवासी, इन समस्या का हल सैन्य शक्ति नहीं होती। अधिकांश जो मामले हैं उसमें सैन्य बल प्रयोग से मतलब कि मामला बिगड़ता है अगर हम ज़्यादातर मतलब अपनी सेना वगैरह का यूज़ करते हैं। तो इसमें विभिन्न देशों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय रणनीति तैयार की जाती है, जैसे कि नेशनल मंडेला, मदर टेरेसा, और इसमें भी अंतिम उपाय बल प्रयोग किया जाता है लास्ट में। और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों को निपटाने के लिए अनुमति देती है जो अपनी जनता को मार रही होती है।
अब है कि जो देश हैं उनके बीच सहयोग हो तो निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्व बहाली हो, हथियारों पर नियंत्रण किया जाए। और 1972 में BWC आई थी, जिसको जैविक हथियार संधि कहा गया था। और 1992 में CWC, जिसमें रासायनिक संधि हथियार आई थी। और तीसरी है ये परमाणु अप्रसार संधि, जो 1968 में हुई थी। तो जो ये जैविक हथियार संधि है इसमें 155 देश शामिल थे, और जो रासायनिक हथियार संधि है उसमें 181 देश शामिल थे। तो इन्होंने हस्ताक्षर किए थे इतने देशों ने उसमें। अब जो खतरे के नए स्रोत है वो क्या क्या है? आतंकवाद है, निर्धनता है, महामारियां हैं, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, आपदाएं, शरणार्थियों की समस्या, जनसंख्या वृद्धि, एड्स और बर्ड फ्लू। अब है कि जो अप्रवासी है वो क्या होते हैं? तो जो लोग अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, मतलब कि अपना देश छोड़ते हैं, वो अप्रवासी कहलाते हैं। और शरणार्थी वो होते हैं जो मजबूरी से अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाते हैं, जैसे कि कोई वहाँ पर युद्ध हो जाता है, आपदा, राजनीतिक संकट आदि। और आंतरिक रूप से विस्थापित, जो लोग अपना घर बार मतलब कि छोड़ चुके हैं लेकिन देश की सीमा के अंदर ही हैं, उनको आंतरिक रूप से विस्थापित कहते हैं। अब हमारा टॉपिक है जो भारत की सुरक्षा की 4 महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं। तो पहली है अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना। तो भारत को पारस्परिक तथा अपारस्परिक दोनों तरह से ही खतरों की मतलब कि सामना करना पड़ता है, सीमा के अंदर तथा बाहर से, दोनों तरफ से। और भारत ने परमाणु परीक्षण 1974 और 1998 में किया था। तो पहला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1947 से 48 में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1971 और 1999 में। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। अब है कि दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, मतलब कि जो हमारी संस्थाएं हैं उनको मजबूत होना चाहिए। तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। तो शुरू से ही जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो मजबूत करने का कार्य किया है इन्होंने। नेहरू जी ने जो एशियाई एकता है उस पर भी बल दिया है। अनौपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण का भी समर्थन किया है। तीसरा है कि जो देश की आंतरिक सुरक्षा है या अंदरूनी समस्या है उनको निपटाना करना चाहिए, तभी तो देश मजबूत होगा। तो इसमें देश के अंदर जो बहुत सारी समस्याएं हैं, कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मिजोरम में उग्रवादी समूह हैं, अलगाववाद से निपटना है, राष्ट्रीय एकता, गृह युद्ध होते रहते हैं, आंदोलन, नस्लवाद, ये सब अगर रुकेंगे तो मतलब कि सब सही रहेगा। आगे जरूरी है मतलब कि सामाजिक और आर्थिक विकास। अब अगर किसी के पास खुद पैसे ही नहीं है मतलब काम काज के लिए, तो फिर वो कैसे अपना विकास करेगा? तो ये सब भी होना चाहिए कि किसी भी देश के लिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास है वो भी बहुत ज़रूरी है। आर्थिक रूप से कमज़ोर देश दूसरों पर निर्भर रहता है, मतलब कि उसके पास खाने के लिए खुद कुछ ही नहीं होता है, तो दूसरों पर निर्भर होने से फिर से गुलाम हो जाने का भी खतरा होता है। तो गरीबी से जनता को छुटकारा दिलाया जाए और अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाए, रोजगार प्राप्त किया जाए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने मतलब इसमें कुछ टॉपिक छुड़वाए भी होंगे, तो आप लोग वो बुक में से ज़रूर पढ़ना, तो और क्वेश्चन आंसर इसके ज़रूर करना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो चाहिए जल्दी से जल्दी, उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।